गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम ये पार्ट 3 के अंतर्गत शब्द शक्ति पढ़ रहे थे। हमने 2 शब्द शक्ति पूरी कर ली थी, अभिधा और लक्षणा। अब हमारी अंतिम शब्द शक्ति आती हैं, वह हैं व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं, किसे कहते हैं और किस प्रकार से हम उसमें व्यंग्य करते हैं, व्यंजनार्थ तक पहुँचते हैं, इसका जिक्र अपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा लिखी है कि जब वाचार्थ और लक्ष्यार्थ अपना अपना अर्थबोध कराकर, यानी यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो जाए और फिर जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध हो, हमें अन्य अर्थ की ओर ले जाए, तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। और उससे निकलने वाला अर्थ जो है उसको व्यंग्यार्थ कहते हैं। ठीक है, सीधी सीधी परिभाषा है। जब अभिधा और लक्षण अपना अर्थ प्रकट या अपना अर्थबोध कराकर शांत हो जाए और जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और उससे निकलने वाला जो अर्थ है वह व्यंग्यार्थ कहलाता है। जैसे अपने ने कहा ना, वाचार्थ और लक्ष्यार्थ, वैसे ही यहाँ भी व्यंग्यार्थ कहलाता है। अब देखिए व्यंग्यार्थ क्या है। व्यंग्यार्थ जो है वह कहाँ रहता है? व्यंग्यार्थ पाठक या श्रोता पर निर्भर करता है। किस पर? पाठक या श्रोता पर निर्भर करता है। वह किस अर्थ में उसका व्यंग्यार्थ लें। व्यंजना शब्द शक्ति केवल अर्थ का संकेत भर करती हैं। किसका? ये मात्र अर्थ का संकेत करेगी, लेकिन उस अर्थ तक जाना किसको पड़ेगा? पाठक या श्रोता को ही जाना पड़ेगा। अब किसके माध्यम से जाएगा? वह जाएगा बाकी अर्थ अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर श्रोता या पाठक लगाता है। ठीक है, पहला तो है कि व्यंग्यार्थ किस पर निर्भर है? पाठक या श्रोता पे। अब देखिए यहाँ पर जो है शब्द शक्ति है व्यंजना, वो मात्र अर्थ का संकेत करती है, थोड़ा सा इशारा करती है। बाकी जो हैं किस पर निर्भर है? कल्पना शक्ति के आधार पर। अब कल्पना शक्ति किसकी? पाठक की या श्रोता की? श्रोता या पाठक उस शब्द का किस कल्पना के आधार पर अर्थ लगाता है, उसी पर निर्भर करती हैं। यहाँ देखिए, वस्तुतः व्यंजना वास्तविक अर्थ की प्रतीति कराती हैं। व्यंजना शब्द शक्ति है जो पहले तो हमें वास्तविक अर्थ की प्रतीति कराती हैं। जैसे मैंने लिखा भी है कि संध्या हो गई। क्या लिखा है? संध्या हो गई। अब संध्या हो गई तो हम वास्तविक अर्थ की ओर जाएंगे और हमारा वाचार्थ क्या होगा? सूर्य अस्त का समय हो गया है। क्या लगाया हमने? सूर्य अस्त का समय हो गया है। किंतु यहाँ देखो, ये वास्तविक अर्थ, यानी यहाँ तक तो क्या है? अभिधा है। वाचार्थ अभिधा है। जहाँ हमने संध्या हो गई का सीधा सीधा अर्थ ले लिया कि दिन अस्त होने का समय हो गया, सूर्य अस्त का समय हो गया।
किंतु व्यंग्यार्थ प्रयोजन के अनुसार भिन्न भिन्न होगा। किसका प्रयोजन? जहां अपन ने लिखा ना श्रोता या पाठक का, इसका क्या प्रयोजन है, उसके अनुसार इसका व्यंग्यार्थ होगा। जैसे एक ही चीज के मैंने 3 यहां व्यंग्यार्थ लगाए हैं कि संध्या हो गई किसी ने कहा, तो जो पूजा पाठ करता है, संध्या वंदन करता है, उसने सोच लिया कि अब संध्या वंदन करने का समय हो गया है। एक तो अर्थ इसका ये हो गया। भिन्न भिन्न श्रोताओं ने, भिन्न भिन्न पाठकों ने इसका भिन्न भिन्न अर्थ लिया है। दूसरे ने ये सुना तो क्या कहा कि संध्या हो गई है, उसने इसका अर्थ कल्पना के आधार पर लगाया कि घर चलने का समय हो गया है। ये कौन था? किसान था, दिन भर कार्य कर रहा था और दिन अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया है, तब वह कह रहा है कि अब घर चलने का समय हो गया है। इसने यह अर्थ लगाया। फिर तीसरे ने सुना तो कहा कि पाठ बंद करने का समय हो गया है। ये पाठक था, पढ़ने वाला था, दिन भर पढ़ रहा था और उसने सुना कि संध्या हो गई है तो अब घर चलना चाहिए, अपना ये अध्ययन कार्य बंद कर देना चाहिए। तब हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति किस पर निर्भर करती है? पाठक पर निर्भर करती हैं। फिर पाठक की कल्पना पर निर्भर करती हैं। तो इस प्रकार से व्यंजना शब्द शक्ति अलग अलग श्रोता या पाठक अपनी कल्पना के आधार पर उसका अर्थ लगाते हैं और व्यंग्यार्थ तक पहुंचते हैं। अब देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। एक होता है शाब्दी व्यंजना और दूसरा होता है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना वहाँ होती है जहाँ पर व्यंजना शब्द पर आधारित हो। किस पे आधारित हो? शब्द पे। अर्थात जहाँ पर शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ निकलता हो। यदि उस शब्द को हटा दें तो फिर व्यंग्यार्थ नहीं निकलेगा, और उस शब्द के स्थान पर अन्य शब्द रखने से व्यंग्यार्थ न निकले, वहाँ पर व्यंजना, वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होती हैं। ठीक है ना? 2 प्रकार की हैं, एक तो है शाब्दी व्यंजना और दूसरी है आर्थी व्यंजना। एक तो है शब्द पर आधारित और दूसरी है अर्थ पर आधारित। हम यहाँ पर शाब्दी व्यंजना का एक उदाहरण करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? उदाहरण में शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत कि चिरजीवो जोरी जोरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा के हलधर के बीच। अब देखिए, व्यंजना किस में है? यहाँ किसका उदाहरण है? शाब्दी व्यंजना का। व्यंजना शब्द में है। अब इस शब्द की जगह अपन दूसरा शब्द ले लें तो व्यंजना यहाँ खत्म हो जाएगी। यहाँ पर वृष भानुजा, वृषभ अनुजा बैल की बहन गाय के लिए आया है, और वृषभ भानुसुता राधा के लिए आया है। यहाँ हलधर, हल को धारण करने वाला बैल, और यहाँ जो वीर हैं हलधर के वीर, यहाँ कृष्ण के लिए आया है, हलधर यहाँ बलराम के लिए आया है। तो देखते हैं अपन कि इसमें व्यंजना कहाँ है। यहाँ शाब्दी व्यंजना है, क्योंकि वृष भानुजा और हलधर के स्थान पर वृष भानुसुता और बलराम शब्द रख दिए जाए तो
वृषभ अनुजा तो गाय हो जाएगा, और हल को धारण करने वाला बेल वाला व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ श्लेष अलंकार होने पर शाब्दी व्यंजना हो सकती है। तो यहाँ क्या है? शाब्दी व्यंजना है। दूसरा जो है व्यंजना हमारी, वह है आर्थी व्यंजना। अब आर्थी व्यंजना किसे कहते हैं? जब व्यंजना अर्थ पर निर्भर हो, अर्थात जब शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता रहे, कोई फर्क ना पड़े, तब आर्थी व्यंजना होगी। यहाँ जो है वह व्यंजना किस में है? शब्द में है। यदि हम उस शब्द को बदल दें तो भी वहाँ पर व्यंजना मौजूद रहेगी, खत्म नहीं होगी। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, हम लखी मधुचंद्रिका, सुनी है कल धुनि कान, रहिए मेरे प्राण तन, प्रीतम करो प्रयाण। यहाँ आर्थी व्यंजना है, क्योंकि मधुचंद्रिका, कल धुनि और प्रीतम शब्दों के स्थान पर समानार्थक शब्द रख देने पर भी नायिका का अभीष्ट जो अर्थ है कि तुम्हारे विदेश चले जाने पर मैं आनंद से रह नहीं पाऊंगी, अर्थ ही निकलेगा। यहाँ व्यंजना शब्द विशेष में नहीं, व्यंग्य तो उस स्थिति विशेष में है, उसे किन्हीं भी शब्दों के माध्यम से कह सकते हैं। क्या कह रही है कि हे प्रीतम, तुम विदेश चले जाओगे तो मैं ऐसे ही दिन बिता लूँगी, समय बिता लूँगी। क्या करूँगी? मधुचंद्रिका, चंद्रमा को देख करके, सुनी ही कल धुनि यानी संगीत सुन करके, और मैं जिंदा रह सकूँगी। रहे हैं मेरे प्राण तन, मेरे प्राण हैं जो इस तन में मौजूद रहेंगे, अब आप जा सकते हो। यहाँ पर क्या है? व्यंग्य हैं। अब हम कुछ शब्द शक्तियों के अंतर को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। वह इस प्रकार से हैं कि अभिधा शब्द शक्ति जहाँ रहती है और उसकी विशेषता रहती है शब्द का मुख्य या सर्वाधिक प्रचलित अर्थ। किसे कहेंगे अपन? अभिधा शब्द का मुख्य या सर्वाधिक प्रचलित जो अर्थ होता है वह अभिधा के अंतर्गत आती हैं। लक्षणा शब्द शक्ति शब्द के मुख्य अर्थ से हटकर उसी के एक लक्षण के आधार पर निकाला गया अर्थ, मुख्य अर्थ से हट जाती है और किसी एक लक्षण, एक गुण के आधार पर उसका अर्थ निकाला जाता है। व्यंजना मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अन्य अर्थ निकलता हो तो वहाँ लक्ष्यार्थ होता है। फिर अभिधार्थ का अर्थ निश्चित है, कोई कल्पना का प्रयोग अभिधा में नहीं होता है। लक्षणा में अर्थ निश्चित नहीं होता, किंतु अर्थ की दिशा निश्चित होती है, अर्थात लक्षण के आधार पर अर्थ निश्चित किया जाता है। व्यंजना में संदर्भ के आधार पर अर्थ का रूप तय होता है और कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। कल्पना के सिवाय व्यंजना शब्द शक्ति का आभास नहीं होगा, व्यंजना तक नहीं पहुंचेंगे। अभिधार्थ के लिए किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती है।
अविदार्थ के लिए किसी अन्य शक्ति की हमें जैसे गुण हैं, कल्पना है, इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। अविदार्थ लक्ष्यार्थ को निकालने में आधार होता है, यानी यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति में अविदार्थ जो हैं वह सहयोग करता है। फिर व्यंजना में अविदार्थ एवं लक्ष्यार्थ दोनों व्यंग्यार्थ के लिए आधार बनते हैं। यहाँ पर अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्तियाँ हैं, वो व्यंग्यार्थ के लिए आधार बन करके उपस्थित होती हैं। अभिधा में पाठक या श्रोता वास्तविक अर्थ ग्रहण करता है। पाठक या श्रोता अभिधा में वास्तविक अर्थ ग्रहण कर लेते। जैसे गाय खड़ी है, गाय चर रही है, तो उसमें कोई किसी प्रकार की कल्पना, किसी लक्षण आदि की आवश्यकता नहीं है, वास्तविक अर्थ की ओर हमें इशारा करती हैं। लक्षणा में पाठक या श्रोता मुख्यार्थ से परे प्रसंग अनुसार अपनी कल्पना और तर्क के प्रयोग से अभीष्ट अर्थ तक पहुंचता है। किसके माध्यम से? कल्पना और तर्क के उपयोग से जो वास्तविक अर्थ हैं, उचित अर्थ हैं, वहाँ तक पहुँचता है। व्यंजना में कुछ संकेतवर होता है और बाकी समस्त अर्थ पाठक या श्रोता प्रसंग के आधार पर भिन्नार्थ की कल्पना करता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कहीं कहीं समय सूचक वाक्य होंगे तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगी। क्या होगा? समय सूचक वाक्य जहाँ होंगे वहाँ व्यंजना होगी। विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगे हो वहाँ पर भी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। देखिए जहाँ मैं एक दो आपको उदाहरण और देता हूँ। सिर पर क्यों खड़े हो? सिर पर क्यों खड़े हो? कौन सी शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा? ये आर्थी व्यंजना है। सिर पर खड़ा होना यानी सिर के ऊपर तो बैठा नहीं, बिल्कुल पास में नज़दीक खड़ा है, तो यहाँ पर सिर पर खड़े होना मुहावरा भी है, तो यहाँ पर व्यंजना है। फिर देखिए अतिशय देखने तो आतिश देखने तो सारा शहर ही उमड़ पड़ा। क्या? आतिशबाजी देखने तो सारा शहर ही उमड़ पड़ा। यहाँ रूढ़ा लक्षणा है। एक और उदाहरण है, कैसे बंधायो जूं सुंदरी तेरे सुई दृग सोवत पातक देखियो। क्या कहा है कि किस प्रकार से तेरे को बांध लिया? जूं सुंदरी तेरी सुई दृग सोवत देखियो, यानी उस सुंदरी का उसको सपना आया और वह सोई हुई थी और उसने देख लिया, यही उसको पाप लग गया। तो यहाँ पर जो है व्यंजना किस में है? अर्थ में है। तो इस प्रकार से हम जो हैं शब्द शक्ति के कुछ उदाहरण, कुछ परिभाषाएं, इसके रूप और इसके प्रकारों को हमने यहाँ कुछ विस्तृत अध्ययन किया है।
अब शब्द शक्ति जो हैं वह यहीं में समाप्त करता हूँ। आपको मेरा ये शब्द शक्ति से संबंधित विश्लेषण कैसा लगा, आप इस पे कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए और आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।